हेलो फ्रेंड्स, टीम समरल सीटेट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एक्सप्रेस के 5वें एपिसोड में हैं, जहां हमारा चैप्टर होगा भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट। चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर में और देखेंगे इस चैप्टर से महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाषा क्या है। भाषा अर्थात लैंग्वेज इसे अंग्रेजी में कहते हैं। भाषा है क्या, इसे समझेंगे। भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है और यह मानव में ही पाया जाता है। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनमें से केवल एक मानव ही ऐसा है जिसके अंदर भाषा संप्रेषण की क्षमता पाई जाती है। और भाषा जो है उसके द्वारा हम अपने मन में उठ रहे किसी भी भाव को, किसी भी विचार को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं भाषा का। भाषा मानव के बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है। अब हम आते हैं इस मुद्दे पर कि बालकों में भाषा का विकास कैसे होता है। तो बालकों में भाषा का विकास दो प्रकार से होता है मुख्य रूप से। पहला है भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन, और दूसरा है भाषा सीखना, लैंग्वेज लर्निंग। अब समझेंगे कि भाषा अर्जन क्या है और भाषा सीखना क्या है। अर्जन और सीखना में डिफरेंस है, अंतर है। अर्जन का मतलब होता है एक्वायर करना। हम अपने परिवेश से सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से जिन चीज़ों को अर्जित कर लेते हैं वो हमें स्वाभाविक रूप से वो हमारे अंदर आ जाता है। भाषा भी जो हमारे आसपास परिवेश में बोली जाती है वो हम सहज ही स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं और इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। वहीं एक दूसरे तरीके से भी भाषा को सीखा जाता है। विधिवत रूप से विद्यालय में सिलेबस के द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाई करके सीखी जा सकती है भाषा। तो उस भाषा सीखने की प्रक्रिया को सीखना कहेंगे। लेकिन अपने परिवेश से सहज रूप में जो भाषा हम सीख लेते हैं, हमारे अंदर वो आ जाता है, वो भाषा अर्जन कहलाता है। तो छोटे छोटे बालकों में भाषा का विकास मुख्य रूप से भाषा अर्जन के द्वारा होता है और उसके बाद विद्यालय में आने के बाद वे भाषा को सीखते भी हैं। पहली भाषा, दूसरी भाषा और तीसरी भाषा। त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला, त्रिभाषा का सूत्र जो है हमारे पाठ्यक्रम में लागू है पहले से ही। और इसमें मुख्य रूप से जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, अब तो उनको भी महत्व देने की बात की जा रही है कि जो बच्चे की अपनी भाषा है उस भाषा में शिक्षक भी उनसे इंटरेक्ट करें। शिक्षक भी उसी भाषा में, बच्चों की भाषा में बच्चों से बात करें, बच्चों की भाषा को महत्व दें। और साथ ही साथ जो उनके अंदर बहुभाषिक क्षमता है, हमारे भारत में तो अधिकांशतः यह पाया जाता है कि यहाँ के लोगों में बहुभाषिक क्षमता होती है। वे मुख्य रूप से कम दो भाषाएं तो बोलते ही हैं। एक अपनी क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद जो उनकी मुख्य भाषा है, जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हिंदी है ना, तो हिंदी हो गई। और उसके बाद विद्यालय में जा कर के थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीख लेते हैं। तो जो सीखते हैं विद्यालय में सिलेबस के द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा, वो भाषा सीखना कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भाषा अर्जन और भाषा सीखना, ये दो पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। भाषा के भाग कितने हैं, इसे समझेंगे कि भाषा के भाग कितने हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से चार भाग हैं और इसका जो सबसे पहला भाग है वो है स्वनिम, जिसे इंग्लिश में फोनीम कहते हैं। स्वनिम होता क्या है? तो यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता है और प्रत्येक भाषा की अपनी स्वनिम होती है। हिंदी में बोले तो अ, आ, क, ख, ग, घ इत्यादि। अंग्रेजी में बात करें तो ए, बी, सी आदि। तो ये सबसे छोटी जो ध्वनि की इकाई है वह स्वनिम है। इसके बाद दूसरी जो
दूसरा जो भाग है वो है रूपीम, इसको इंग्लिश में मॉर्फीम कहते हैं। रूपीम शब्द का छोटा रूप होता है। जब बच्चे शुरुआत में शब्दों को बोलना सीखते हैं तो वे पूरा शब्द नहीं बोलते हैं, बल्कि उन शब्दों को छोटा करके बोलते हैं और उसे ही रूपीम कहा जाता है। जैसे खा, पी, आ, जा, खेल, पा, माँ, बाबा आदि। अब इसके बाद तीसरा है वाक्य विन्यास, सेंटेक्स। सेंटेक्स क्या है? तो वाक्यों का निर्माण वाक्य विन्यास कहलाता है। भाषा का नियम वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है। क्रमिक रूप से शब्दों को रखने पर जब कोई सार्थक अर्थ प्राप्त होता है तो इसे वाक्य कहा जाता है। वाक्य का सीखना तीसरा चरण होता है। और अब चौथे चरण की बात करें, चौथा भाग जो है वो है अर्थ विन्यास। अर्थ विन्यास सिमेटिक कहते हैं इसे अंग्रेजी में। जब वाक्य में दिए गए सभी शब्द अर्थपूर्ण हो तो उसे वाक्य विन्यास कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भाषा के भाग को समझा। अब समझते हैं भाषा सीखने के विभिन्न साधन क्या क्या हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से 4 साधनों की चर्चा यहाँ करेंगे। कहानी सुनना, प्रश्नोत्तर द्वारा, अनुकरण के द्वारा और बातचीत के द्वारा। ये 4 प्रमुख चरण हैं जिसके द्वारा बच्चों में भाषा अधिगम होता है। अब समझेंगे कि कहानी सुन करके बच्चों में कहानी सुनने के बाद जो है कहानी में जो वाक्य का प्रयोग किया जाता है, जो मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, तो उससे बच्चों के भाषाई क्षमता में वृद्धि होती जाती है और धीरे धीरे वे भी उन्हें सीखते हैं और बाद में आगे चल कर के वे भी जब अपनी भाषा में कहानी को सुनाते हैं तो वहाँ पे हम समझते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा है, कितना सीखा है और कैसा सीखा है। प्रश्नोत्तर के द्वारा भी भाषा सीखा जा सकता है। अनुकरण के द्वारा दूसरों का अनुकरण करके, बड़ों का अनुकरण करके, बातचीत के द्वारा, है ना। इसके बाद समझेंगे कि भाषा विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं। तो देखेंगे कि भाषा विकास के प्रमुख सिद्धांतों में है बैंड्यूरा का सिद्धांत, जिसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा गया है। दूसरा है परिपक्वता का सिद्धांत, तीसरा अनुबंधन का सिद्धांत, चौथा अनुकरण का सिद्धांत और पांचवा चॉम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने जनरेटिव ग्रामर की बात कही है। और यदि आप हमारा डिटेल क्लासेस के ऊपर देखना चाहते हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब समझेंगे कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो देखिएगा कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से हैं स्वास्थ्य। बच्चे का स्वास्थ्य किस प्रकार का रहता है वो उसके भाषा विकास को प्रभावित करता है। बच्चों की बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाले बच्चे जो हैं वो एक से अधिक भाषा को आसानी से सीख लेते हैं, जबकि मंद बुद्धि वाले बालकों में अधिक भाषाओं को सीखने में कठिनाई होती है। तीसरा है सामाजिक आर्थिक स्थिति। बच्चे के परिवार की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वह भी उसके भाषाई विकास को कहीं न कहीं प्रभावित करती है। चौथा है परिवार का आकार, है ना, परिवार का आकार किस प्रकार का है। उसके बाद है बहुजन्म। बहुजन्म का मतलब एक ही परिवार में अधिक बच्चों का होना, ये भी भाषा के विकास को प्रभावित करता है। फिर है द्विभाषावाद। द्विभाषावाद कहें तो माता पिता अलग अलग भाषा के क्षेत्र के हैं, तो उनमें बच्चों में भी भाषा को लेकर के कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है संवेगात्मक तनाव। जो बच्चे ज़्यादा तनाव में रहते हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। बच्चों के व्यक्तित्व का भी भाषा विकास के ऊपर प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ प्रशिक्षण विधि, ये सारे डिटेल क्लास में भी आप लोगों को मिल जाएंगे। अभी हम एग्जाम के दृष्टिकोण से शॉर्ट नोट्स पर चल रहे हैं तो इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब समझते हैं भाषा विकास को समृद्ध बनाने के साधन क्या क्या हैं। तो भाषा विकास को समृद्ध बनाना हो तो बच्चों में चिंतन करने का गुण आना चाहिए, उन्हें संकल्पनाएं करनी चाहिए, विभिन्न बिंदुओं पर तर्क करना चाहिए, साथ ही साथ सृजनात्मक चिंतन होना चाहिए। सृजनात्मक चिंतन कैसा होता है? तो सृजनात्मक चिंतन अपसारी चिंतन होता है। अब देखेंगे कि परीक्षा में अक्सर जो पूछे जाते हैं उन प्रमुख बिंदुओं को मैंने तैयार किया है।
अभी इसे देखें। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बच्चों की भाषा को कक्षा शिक्षण के दौरान महत्व देना चाहिए, ये हमेशा याद रखेंगे। और अब तो अक्सर इससे एक सवाल पूछे जाते हैं कि जब आपकी कक्षा में बच्चे आते हैं तो आप उनकी भाषा का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। इस तरह से ऑप्शंस रहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों की भाषा को कक्षा शिक्षण के दौरान महत्व देना चाहिए। और अगला पॉइंट है बहुभाषिकता भाषा शिक्षण के लिए एक संसाधन है। इससे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आप लोगों को याद रखना है कि बहुभाषिकता भाषा शिक्षण के लिए एक संसाधन है, एक बाधा नहीं है बल्कि एक संसाधन है। एल्बर्ट बेंड्यूरा के अनुसार प्रतिरूपण अर्थात मॉडलिंग बच्चों की भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगले पॉइंट्स की ओर देखेंगे। बच्चों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षक को स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगली बिंदु है भारत की बहुभाषिक विभिन्नता को देखते हुए शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए, है ना। बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि वे जो भी कहना चाहते हैं अपनी भाषा में स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं। सृजनात्मक चिंतन उच्च अपसारी चिंतन होता है, इसे भी याद रखेंगे। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई सबसे छोटी इकाई वाक्य की क्या होगी, जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो, वह रूपीम कहलाती है। यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से सही है किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है तो इसे सुधारने के लिए एक शिक्षक को स्वयं उन वाक्यों को बोलकर बताना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रमुख पॉइंट्स भाषा और चिंतन से। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।